क्या 2014 के बाद से जजेस आर अंडर थ्रेट? क्या सुप्रीम कोर्ट इज अंडर थ्रेट? द हिंदू के एक लेख ने देश में इस समय तहलका मचा दिया है। दरअसल एक समय ऐसा होता था जब अखबार का एक एक आर्टिकल, एक एक पन्ना, संपादकीय कॉलम सत्ता हिलाने की क्षमता रखता था, लेकिन अब वो इतिहास हो गया है। सत्ता के आगे मीडिया की चापलूसी दिन ब दिन हद पार करती चली जा रही है। तो वहीं द हिंदू ने मोदी के कार्यकाल में किस तरह से चीफ जस्टिस लोधा से लेकर के रमना तक सुप्रीम कोर्ट का रुख और रवैया बदला है, उसके ऊपर से एक तरह से पर्दा हटाया। दरअसल ऐसे कई मामले हैं लिस्ट बहुत लंबी है मामलों की, जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गंभीर सवाल उठाया गया। ऐसे में द हिंदू का ये आर्टिकल, फ्रॉम लोधा टू रमना, द चीफ जस्टिस ऑफ द मोदी एरा, ऐसा क्या है इस आर्टिकल में जिसे लेकर के बड़ी बड़ी टिप्पणियां सोशल मीडिया पर की जा रही है और दिखाया जा रहा है किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ढांचा पूरी तरह से नरेंद्र मोदी आने के बाद सब कुछ बदल गया है या उन्होंने बदल के रख दिया है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान का संरक्षक है। इस भूमिका में इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि संविधान के तहत गारंटीकृत नागरिकों के मौलिक अधिकार राज्य द्वारा कमजोर, नष्ट या अन्यथा प्रभावित ना हो सकता है कि इसने एक निष्क्रिय अदालत के रूप में अपना अस्तित्व शुरू किया, लेकिन आज जहां सुप्रीम कोर्ट खड़ा है वो सवालों के घेरे में है। यानी इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि भले ही सुप्रीम कोर्ट निष्पक्षता के साथ अपना कामकाज शुरू कर चुका है, इतिहास तो यही गवाही दे रहा है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट भी सवालों के घेरे से बचता हुआ नजर नहीं आ रहा। और यह सवाल 2014 के बाद से धीरे धीरे क्वेश्चन मार्क जो है बढ़ता चला गया सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर फैसले के बाद। सुप्रीम कोर्ट के सबसे ऊपर भारत के मुख्य न्यायाधीश या सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बैठते हैं। सीजेआई के कार्यकाल के साथ आने वाले कर्तव्य, जिम्मेदारियां देश में किसी भी अन्य भूमिका में बेजोड़ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक सक्षम प्रशासक, पुरुषों और व्यक्तित्व को एक चतुर न्यायाधीश, एक महान व्यक्तित्व होना चाहिए, यानी उन्हें महान होना चाहिए, उन्हें निष्पक्ष होना चाहिए। इस आर्टिकल में यही कहा गया। द हिंदू ने छापा है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई के कार्यकाल के विकास की जांच करते हुए द हिंदू ने यह पाया कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच सत्ता का संतुलन बना के रखा जाता है। यानी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक संपर्क, एक संबंध को, एक आप कह सकते हैं एक संतुलन बनाने की कोशिश होती है दोनों तरफ से। दरअसल न्यायपालिका से ज्यादा अगर कार्यपालिका शक्तिशाली होती है तो कार्यपालिका के आगे न्यायपालिका को झुकना पड़ता है। यानी कि अगर सरकार शक्तिशाली है, बहुमत की सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार है जैसे मोदी जी के पास है, तो फिर सरकार के आगे सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ता है। और अगर दोस्तों गठबंधन की सरकार होती है तो सरकार मजबूत नहीं होती। इसीलिए न्यायपालिका अपने आप को शक्तिशाली बना के रखता है और सरकार डर के काम करती है, अच्छा काम करने की कोशिश करती है, वरना सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का डंडा चलेगा। लेकिन अब देश में ऐसा नहीं होता। ऐसा दावा हिंदू ने इस रिपोर्ट में किया है। 2014 से 2022 तक का यह रिपोर्ट है। 2014 से 2022 तक मोदी सरकार के 8 साल सत्ता में रहने के बाद न्यायमूर्ति RM लोधा से लेकर के NV रमना 8 सीजेआई ने कार्यभार संभाला। ये लेख ये जांचने का प्रयास करता है कि उनके कार्यकाल ने न्यायालय और सीजेआई के कार्यकाल के विकास में कैसे योगदान किया, यानी सीजेआई और साथ ही साथ सरकार एक दूसरे का कितना विकास किया। 2014 में मोदी सरकार के पहली बार सत्ता में आने के ठीक पहले सीजेआई जस्टिस P सदाशिवम थे, जिन्होंने तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
जिसके बारे में कोई जानकारी बाहर नहीं आई थी। अरुण जेटली ने खुले तौर पर घोषणा की थी कि रिटायरमेंट पर न्यायाधीशों को नौकरी देने से सरकारों को अदालतों को प्रभावित करने में मदद मिलती है। जो बात मैं अक्सर अपनी स्टोरी में कहती हूं कि पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स और प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। यानी आप सरकार के पक्ष में जितने अच्छे तरीके से फैसला सुना पाएंगे, आपके रिटायरमेंट के बाद जो है आपकी जॉब उस तरह से सरकार पक्की करेगी। ये अरुण जेटली ने कहा था। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा था, मनमोहन सरकार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा था, लेकिन आज हमारे देश में उसी का चलन है। यानी न्यायपालिका में जो रिक्रूटमेंट होती है, कौन जस्टिस रहे, कौन बार बेंच का मेंबर बनेगा, क्या कौन किस पद पर रहेगा, ये 2014 से पहले केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के हाथों में या चीफ जस्टिस के हाथों में होता था। लेकिन मोदी सरकार आते ही उसे तुरंत बदल दिया गया। अरुण जेटली ने कहा कि अब इस नियुक्ति में सरकार की भी दखलंदाजी जरूरी है और खेल यहीं से शुरू होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लोधा के साथ सरकार का पहला टकराव गोपाल सुब्रमण्यम को लेकर के हुआ था। गोपाल सुब्रमण्यम की नियुक्ति को सरकार ने अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में सुधारों पर अपनी रिपोर्ट के लिए जस्टिस लोधा एक घरेलू नाम बन गए थे। विडंबना यह है कि उनकी रिपोर्ट को बाद में उसी न्यायालय ने पूरी तरह से कमजोर कर दिया था जिसने पहली बार में सुधारों की सिफारिश करने के लिए सीमित नियुक्त की थी। लेकिन यह कोई बड़ा टकराव नहीं था। न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू के नेतृत्व में उन्होंने न्यायमूर्ति लोधा के बाद सीजीआई के रूप में कार्यभार संभाला। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पहला टकराव जो है, एकदम आप कह सकते हैं कि भयंकर टकराव जो है, वो एच.एल. दत्तू के कार्यकाल में ही हुआ था। मामला द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन यानी एनजेएसी को लेकर के था। एनजेएसी अधिनियम की वैधता से संबंधित था, जिसे 5 न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा गया था मोदी जी सत्ता में आने के बाद जस्टिस दत्तू के कार्यकाल में। और ये बहस जो थी ना, वो बहुत गर्मा गई थी। न्यायपालिका अपनी जमीन पर कायम रहना चाहती थी और वो विजय हुई भी थी। वहीं पर एनजेएसी अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था, यानी सरकार के मुंह पर तमाचा। जबकि कोलेजियम न्यायिक नियुक्ति की एक मनमानी, गुप्त और अलोकतांत्रिक प्रक्रिया माना जाता है। लेकिन कोर्ट और सरकार के बीच न्यायपालिका में नियुक्ति को लेकर के बहस तब से शुरू हो गई, जिसके बाद फिर से जस्टिस बदले गए। टी.एस. ठाकुर सीजीआई बने और वो आखिरी चीफ जस्टिस थे जिन्होंने न्यायपालिका में नियुक्ति को लेकर के सरकार से बहस करने की हिम्मत दिखाई थी। दरअसल वही एक आखिरी जस्टिस थे जो सरकार के आंखों में आंख डालकर सत्ता से सवाल पूछ पाते थे या उनके किसी भी फैसले को पलटने की क्षमता रखते थे। अगर न्यायपालिका में सरकारी सिफारिश के जरिए नियुक्तियां होंगी तो न्यायपालिका और निष्पक्ष नहीं रह सकता, ऐसा उन्होंने कहा था। इसी की लड़ाई उस समय चीफ जस्टिस लड़ रहे थे। उन्होंने नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रेड रोलिंग की स्थापना की, जो आज न्यायिक प्रणाली के सभी स्तरों को जोड़ता है और वादियों को सूचित करता है कि अब कह सकते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन यह सुधार एक विवाद का विषय बन गया था, जिसके बाद उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के लगभग 20 जस्टिस को जो है ट्रांसफर कर दिया गया था। इतने बड़े पैमाने पर तबादला का घटना जो है सामने आया था कि न्यायाधीश वो नहीं रहे। उसके बाद चीजें पूरी तरह से बदल गई। सिख समुदाय से भारत के पहले जस्टिस जे.एस. खैर का 8 महीने से भी कम समय का कार्यकाल था, जिसमें वे निजता के अधिकार और 3 तलाक के फैसलों सहित कई ऐतिहासिक फैसलों के पक्षकार थे। यानी पूरी तरह से चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका अब धीरे धीरे सरकार के पाले में चला जाता हुआ नजर आ रहा था। जस्टिस खैर के कार्यकाल ने सुप्रीम कोर्ट पर तमाम तरह के आरोप लगाते रहे। सुप्रीम कोर्ट की पारदर्शिता, निष्पक्षता की कमी पर बहस छिड़ गई। सीजीआई जस्टिस रंजन गोगोई का कार्यकाल विवादों में घिर के रहा। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट पर पक्षपात का आरोप लगा। बाद में फैसले ने हिंदू पक्ष को खुश कर दिया और मुस्लिम समुदाय को मायूस कर दिया।
जहां राम मंदिर विवाद का फैसला देश की एकता की मिसाल बन सकती थी, ये वर्डिक्ट देश में आज जो हिंदू मुसलमान में नफरत चल रहा है उसे खत्म कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आज देखिए भव्य राम मंदिर भी तैयार है। फिर रंजन गोगोई की राज्यसभा में एंट्री होती है और अरुण जेटली ने जो कहा था कि एक जज प्री रिटायरमेंट जो जजमेंट देते हैं उसी से तय होता है कि उनका पोस्ट रिटायरमेंट जिंदगी किस तरह से बीतेगी। देखिए, रंजन गोगोई ने पेगासस पर नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी। रंजन गोगोई ने राम मंदिर का फैसला हिंदू पक्ष के लिए सुनाया, जिसके बाद उन्हें आराम से राज्यसभा की टिकट दे दी गई। तो जाहिर सी बात है उनके तमाम फैसले विवादों में घिर गया, सवालों के घेरे में आ गया। इसके बाद एन.वी. रमना का कार्यकाल कभी कार्यपालिका के पक्ष में तो कभी कार्यपालिका के खिलाफ या उन पर सवाल उठाता हुआ नजर आया। रमना जनता से जुड़ने वाले जस्टिस रहे। सुप्रीम कोर्ट का पुराना गौरव रमना जो है, जस्टिस एन.वी. रमना वापस लाए। न्यायपालिका में जनता का विश्वास भी बढ़ा, लेकिन बाद में यह पाया गया कि तीस्ता से तलवार, जाकिया जाफरी, हिमांशु कुमार के मामले में भी उनकी निगरानी में हुए। ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाकर्ताओं का अपराधीकरण कर रहा है जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रता के मामलों पर अदालत का दरवाजा खटखटाने की हिम्मत की थी। अब जब धीरे धीरे न्यायपालिका पर सवाल उठने लगा तो जस्टिस एन.वी. रमना, जस्टिस यू ललित और जस्टिस सी.जी.आई. चंद्रचूड़ को लेकर के नरेंद्र मोदी जो सख्ती दिखा रहे थे वो थोड़ा नरम नजर आए। धीरे धीरे तमाम तरह के सवालों के बीच भी एन.वी. रमना ने कुछ ऐतिहासिक फैसले सुनाए, जिसके बाद यू ललित ने भी कुछ फैसले सुनाए जो कि ऐतिहासिक माना जाता रहा, और सी.जी.आई. चंद्रचूड़ ने भी कुछ ऐतिहासिक और अहम फैसले सुनाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि ये तीन जो सी.जी.आई. रहे या अभी भी डी.वाई. चंद्रचूड़ का कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है, इन्हें आप निष्पक्ष कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि इन तीन सी.जी.आई. का काम यह रहा कि सत्ता पक्ष और जनता के बीच एक संतुलन वो बना के रखने की कोशिश कर रहे थे। ना तो वो सत्ता को नाराज कर रहे थे और ना ही जनता को नाराज कर रहे थे। फलस्वरूप ये हुआ कि बड़ी बड़ी टिप्पणियां या अच्छी टिप्पणियां या सरकार के गाल पर तमाचा, आप कह सकते हैं, इस तरह की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट करता रहा, जिसके चलते ये हेडलाइन बनता रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी की सरकार को जोर का तगड़ा झटका दे दिया। लेकिन पीछे के दरवाजे से सुप्रीम कोर्ट के इन तमाम जजेस ने वो रास्ता खोल के रखा जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट करके नरेंद्र मोदी की सरकार अपना कानून जो है उसे लागू कर सके। और यही है कि आज सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र तो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हर एक फैसले को बदलने की क्षमता जो है वो सरकार रखती है। 2014 से पहले तक नरेंद्र मोदी के फैसले को पलटने की क्षमता सुप्रीम कोर्ट रखा करता था, और आज सुप्रीम कोर्ट के हर एक फैसले को बदलने की क्षमता सरकार रखती है। और इसी तरह से धीरे धीरे 2014 के बाद से न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, अदालतें, जजेस सब जो है सवालों के घेरे में आ गए हैं, और धीरे धीरे ये पूरी की पूरी जो एक स्वतंत्र प्रक्रिया हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं बदल गया है। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? किस तरह से इस रिपोर्ट में अच्छे से समझाया गया कि 2014 से पहले या पहले तक जहां सरकार, आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आगे नतमस्तक हुआ करती थी, आज जो है पूरी तरह से मामला पलटता हुआ नजर आ रहा है। और आज जजेस को, सिटिंग जजेस को चुनाव लड़ाने की क्षमता भी नरेंद्र मोदी रखते हैं। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? आपकी महत्वपूर्ण टिप्पणी हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देश नीति के साथ बने रहें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करके जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।